केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पर घिरे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने की बात पर घिरे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना का ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की बढ़त के बावजूद सीज फायर क्यों हुआ, इस बात को लेकर घिरे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बात पर घिरे हुए हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। निजी तौर पर भी और मंत्रिमंडल के मुखिया के तौर पर भी वो हर तरफ से घिरे हुए हैं। और उनके साथ वो टीम, तो ऐसी टीम लेकर के ऐसा एक टीम लीडर विपक्ष का सामना भला कैसे कर पाएगा? लेकिन सामना तो करना ही पड़ेगा, विशेष सत्र में नहीं तो मानसून सत्र में। और मानसून सत्र का ऐलान भी कर दिया गया है, काफी पहले कर दिया गया है। महीना भर से भी ज्यादा पहले मानसून सत्र की तारीख घोषित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि संसद का मानसून सत्र अगले महीने जुलाई में 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। मतलब अभी सत्र को शुरू होने में करीब करीब 1.5 महीने का वक्त है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी मानसून सत्र की तिथि घोषित करने के पीछे कहीं ये तो नहीं कि जो विशेष सत्र की मांग है उसको टाला जा सके, उस बात से एकदम से ध्यान हटाया जा सके और सीधे बात मानसून सत्र की। तो ऐसे में हालात से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी और सवालों में घिरे उनके चाणक्य अमित शाह क्या पहले से ही कोई बिसात बिछा चुके हैं? क्या देश भर में सेना के शौर्य पर जो सियासत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, सिर्फ हाथी के दांत हैं? क्या असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा है और सामने दिखने वाले खेल से वो खेल कहीं ज्यादा बड़ा है? क्या नरेंद्र मोदी के उस खेल का इशारा मंगलवार को जो विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उससे निकला है? मराठा क्षत्रप शरद पवार की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। शरद पवार क्या राजनीति में कोई बड़ी उठापटक करने वाले हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं? ये मोदी की सियासत यानी मोदी सत्ता की सियासत है। आज उसी सियासत को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आप तो जानते ही हैं कि आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। और आज का सच क्या है? आज का सच विशेष सत्र से बचने की फिराक में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सियासत से जुड़ा हुआ है जिसकी बुनियाद वो रख चुके हैं। नरेंद्र मोदी की वो बुनियाद सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, उनकी अपनी टीम के लिए भी मुश्किल का सबब हो सकती है। नरेंद्र मोदी की अपनी टीम में उनके मंत्री भी हो सकते हैं और सहयोगी दल भी। संभावना तो यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी झटका देने की तैयारी में हो सकते हैं नरेंद्र मोदी। अपनी इन दो बैसाखियों से नरेंद्र मोदी काफी समय से परेशान है, दबाव महसूस करते हैं। नायडू ने दिल्ली की मोदी सरकार को अपना एटीएम समझ रखा है, जो कि मोदी की सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पैसा मोदी सरकार के पास है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के दौर में भारत पर कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। आप सुनेंगे तो माथे पर हाथ रख लेंगे। जी हां, इस दौरान देश पर कर्ज 400% बढ़कर करीब 225 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कितना? 225 लाख करोड़। अगर हम पूछें कि इसमें कितने शून्य लगेंगे तो बहुत सारे लोग बता नहीं पाएंगे आसानी से। आपको याद होगा जो प्रोफेसर गौरव वल्लभ, उनके साथ संबित पात्रा की एक बातचीत है जो बहुत वायरल हुई थी और आज भी उस पर चर्चा होती है। तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे प्रोफेसर गौरव वल्लभ, अब पाला बदल चुके हैं, बीजेपी में आ चुके हैं। तो वो आंकड़ा पूछा करते थे कि इसमें कितने शून्य लगे हैं और संबित पात्रा बंगले झांकने लगते थे। तो उसी तरह ये आंकड़ा है 225 लाख करोड़ का। ज्यादातर लोग लिखने बैठेंगे तो शायद इसको ठीक से सही लिख भी ना पाए। अब आप समझिए कर्ज से जीडीपी का अनुपात जो 2014 में 48% था। जब मोदी जी आए थे, जब उन्होंने देश की बागडोर संभाली थी, तब कर्ज से जीडीपी का अनुपात का आंकड़ा जो था वो
48% यानी 48% था, और 10 साल बाद 2024 में बढ़कर के वो 83% हो गया। कर्ज में इतनी बढ़त काफी चिंताजनक है। और मोदी सरकार इस साल आरबीआई से अब तक का सबसे ज्यादा सरप्लस 2,68,000 करोड़ रुपए ले चुकी है। लेकिन किस लिए? क्या नायडू जैसी बैसाखियों को खुश रखने के लिए? नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। इसके अलावा चीन के साथ व्यापार घाटा भी करीब 250% बढ़कर के $100 अरब पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ का आतंक पहले से ही तलवार बनकर के मोदी सत्ता पर लटक रहा है। ऐसे में जब आए दिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से फंड की मांग आती होगी रुपये की, तो मोदी जी को कैसा लगता होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन मोदी जी करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नायडू के 16 सांसदों का दम लगा है, तब उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी टिकी हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी इस तरह की राजनीति के आदी तो है नहीं, तो ये बेबसी वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये जो कब तक वाला सवाल है ना, इसका जवाब नरेंद्र मोदी की उस राजनीति से निकल सकता है जिसकी बुनियाद वो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने रख चुके हैं। अब बात दूसरी बैसाखी यानी नीतीश कुमार की। नीतीश बाबू फिलहाल आर्थिक मोर्चे पर तो मोदी जी को परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश अभी खुद ही चुनाव और फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने की चिंता में उलझे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त नीतीश बाबू ही बने हुए हैं। नीतीश का विरोधी बन करके भी और सहयोगी बन करके भी, सबसे ज्यादा विधायक ला करके भी नरेंद्र मोदी जी बिहार में अपनी पार्टी का, अपनी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उस चुनाव को लेकर के मोदी जी हर तरह का साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद भी नीतीश बाबू को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार के भारी दबाव और खुलेआम प्रधानमंत्री का अपमान करने के बाद भी दिल्ली के लिए अपनी बैसाखी और बिहार के चुनाव को देख करके मोदी जी मन महसूस करके बैठे हुए हैं। वैसे खेल मोदी जी भी टाइट होकर के खेल रहे हैं। इतने सब के बाद भी मोदी जी नीतीश को न सीट बंटवारे पर कोई गारंटी दे रहे हैं और ना ही उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। लेकिन इतना टाइट होकर के भी मोदी जी खुद इस बात पर आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि नीतीश बाबू चाहे खुलेआम चाहे चुपचाप बिहार में विपक्षी खेमे को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए नीतीश के दबाव को खत्म करने की राह भी नरेंद्र मोदी की उस राजनीति से निकल सकती है जिसकी बुनियाद वो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने रख चुके हैं। नीतीश से निपटने का एक आसान तरीका वैसे नरेंद्र मोदी जी के पास और भी है, वह है मोदी सत्ता और चुनाव जीतने के उनके तौर तरीके। यानी नीतीश नाम की बैसाखी से छुटकारा पाने का रास्ता 6 महीने में बिहार चुनाव के नतीजों के साथ ही नरेंद्र मोदी निकाल लेंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन नायडू से निपटने के लिए और उससे भी ज्यादा खुद को किसी भी तरह की बैसाखी से आजाद कराने के लिए कोई सहारा ना हो, खुद के दम पर टिके रहे मोदी जी। शायद इसीलिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी बुनियाद रखी, एक बड़ी बिसात बिछाई, जिस बिसात पर चल करके नरेंद्र मोदी बैसाखी बदलने की भी सोच सकते हैं और बैसाखियों से छुटकारा पाने की भी सोच सकते हैं। और ऐसा करने के लिए मोदी जी उन राज्यों में अपनी घुसपैठ कर सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकी है, जैसे केरल और पंजाब। जब उस बिसात से इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं तो अपनी कमजोर टीम से पीछा छुड़ाने का काम तो मोदी जी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस कमजोर टीम में जयशंकर का नाम भी हो सकता है, राजनाथ सिंह का भी, निर्मला ताई भी हो सकती हैं, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी या कोई भी। हाँ, अमित शाह का नाम नहीं होगा, इतना तो तय है, क्योंकि पहलगाम या कश्मीर
या पूरे देश के लिए गृह मंत्री के काम जैसे भी हों, नरेंद्र मोदी की राजनीति को साधने के लिए अमित शाह इकलौते व्यक्ति हैं, इकलौते सक्षम व्यक्ति हैं। इसीलिए टीम मोदी और मोदी की बीजेपी अमित शाह को चाणक्य मानते हैं। खैर, मोदी जी की उस बड़ी बिसात और उसकी बुनियाद को समझ लीजिए। ये बुनियाद है ऑल पार्टी डेलीगेशन और वो बिसात है विपक्षी खेमे में सेंध। ऑल पार्टी डेलीगेशन का मकसद जो सबको दिख रहा है उस पर तो बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो आपको सत्ता के जरिए और सत्ता के प्रचार तंत्र के जरिए बताया जा चुका है। लेकिन इस डेलीगेशन के जरिए नरेंद्र मोदी जी जो राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं उस राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के जो नेतागण हैं, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी, उन पर हम बाद में आएंगे। पहले उस बड़े संकेत को समझते हैं जो मंगलवार को विपक्षी इंडिया की बैठक से निकला है। इस मीटिंग में विपक्षी गठबंधन की दो बड़ी पार्टियां नदारद रहीं, ये भी आपको मालूम है, यह हम अपने पहले की वीडियो में बता चुके हैं। कौन सी दोनों पार्टियां? एक आम आदमी पार्टी और दूसरी शरद पवार की एनसीपी। आम आदमी पार्टी की तस्वीर तो बहुत पहले ही साफ हो चुकी है। जिस तरह कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल मौजूद है, उसी तरह इंडिया के भीतर का स्लीपर सेल आम आदमी पार्टी नजर आती है। हालांकि उसके कुछ नेता इस सेटअप से खुश नहीं होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब लगभग साफ हो चुकी है। लेकिन दूसरी पार्टी जो गठबंधन की बैठक में नहीं आई, वही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ट्रैप हो सकता है, यानी शरद पवार की एनसीपी। 84 साल के शरद पवार बहुत कम विधानसभा सीटों के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े क्षत्रप हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को स्थापित रखने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव के दौरान शरद पवार पर बड़े से बड़ा हमला करते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताते हैं, लेकिन चुनाव के बाद शरद पवार के कद और वजूद से हर वक्त खतरा भी महसूस करते रहते हैं। इसीलिए ऐसा नजर आता है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को एक जो विदेशी डेलीगेशन भेजा गया था उसका हेड बना करके नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी चाल चली। शरद पवार को इंडिया गठबंधन से अलग कर एनडीए में शामिल करने से नरेंद्र मोदी एक तीर से दो नहीं कई शिकार करना चाहते हैं। शरद पवार सक्रिय राजनीति से दूर होने का ऐलान काफी पहले कर चुके हैं। उन्हें अब अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपनी विरासत सौंपनी है, लेकिन सुप्रिया सुले महाराष्ट्र से भी ज्यादा केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं। इन्हीं समीकरणों के बीच पवार के भतीजे अजित दादा ने एनसीपी को तोड़ा था और दिल्ली दरबार की मदद से ही तोड़ा था। शरद पवार ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में पकड़ बनाए बगैर सुप्रिया दिल्ली के राजनीति में भी ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और राज्य में ज्यादा पकड़ सुप्रिया के मुकाबले अजित पवार की है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मोदी और शाह सुप्रिया सुले के लिए केंद्र की राजनीति के भविष्य को दिखा करके और अजित पवार को महाराष्ट्र में सीमित रखकर शरद पवार को एक नया रास्ता, एक नई संभावना दिखा सकते हैं। इस राह में एनसीपी के दोनों धड़े एक हो सकते हैं और शरद पवार बेटी और भतीजे के दायरे को फिक्स कर सकते हैं। फिर एकजुट एनसीपी मोदी जी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली में शरद पवार के 8 लोकसभा सांसदों का साथ मिल जाएगा। इससे क्या होगा? इससे नीतीश और नायडू का जो दबाव है वो कम करने में मदद मिलेगी उन्हें, और खासतौर से नायडू से छुटकारा आसान हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के सांसदों में ज्यादातर को नरेंद्र मोदी और अमित शाह काबू में कर चुके हैं। बची खुची कसर बिहार चुनाव के वक्त या उसके ठीक बाद पूरी हो सकती है, जो आप सभी को दिख भी सकती है। महाराष्ट्र में भी पवार के विधायकों के सहारे एकनाथ शिंदे को बिल्कुल ही साइड किया जा सकता है, क्योंकि असल मराठा छत्रप के तौर पर नरेंद्र मोदी तब तक शरद पवार को सामने रख पाएंगे और इसी मराठा कार्ड के जरिए मोदी और शाह उद्धव और शिंदे सेना में भी सेंध लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात
कि शरद पवार के जरिए सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन को कमजोर करने के साथ ही पवार के ही जरिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के कुछ और दलों को भी तोड़ा जा सकता है, जिसमें ममता दीदी भी हो सकती हैं और स्टालिन भी हो सकते हैं। शरद पवार के जरिए नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे को फिर से एनडीए में लाने की रणनीति भी बना सकते हैं। इन सारे समीकरणों को देखकर यह सवाल उठता ही है कि क्या इसीलिए सुप्रिया सुले को मोदी सरकार ने एक डेलीगेशन का मुखिया बनाया? क्या इसीलिए मंगलवार को जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें शरद पवार की पार्टी का कोई भी नेता नहीं पहुंचा? ऑल पार्टी डेलीगेशन के जरिए कांग्रेस पर मोदी जी का अटैक खुलेआम है। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी जैसे नेताओं के जरिए मोदी जी राहुल गांधी पर तो निशाना साध ही रहे हैं। मुस्लिमों के बीच कांग्रेस के परसेप्शन को बिगाड़ने और केरल और पंजाब जैसे राज्यों की राजनीति साधने में भी जुटे हुए हैं। इन दोनों राज्यों में बीजेपी का अब तक कोई वजूद नहीं बन पाया है, जबकि 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरह का जतन कर चुके हैं, हर तरह का दांव आजमा चुके हैं। आखिरकार वो कांग्रेस की ही शरण में जाते नजर आ रहे हैं, थरूर के जरिए केरल और मनीष तिवारी के जरिए पंजाब। हालांकि ये दोनों मास लीडर नहीं हैं और कांग्रेस के बगैर कुछ भी नहीं है। लंबे समय से तो कांग्रेस में भी इनका कोई खास वजूद नहीं है, इसीलिए अपने वजूद की तलाश और सत्ता के साथ जुड़ने की चाह में ये नेता कांग्रेस से बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मोदी जी के लिए ये नेता कितने कारगर होंगे ये तो मोदी जी ही बेहतर समझ पाएंगे, वही समझते होंगे। आप क्या समझते हैं हमारे इस विश्लेषण के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।